नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में 3 बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहली तो ये कि क्या राहुल गांधी सही में एक ब्रिटिश सिटीजन है या फिर वो एक इंडियन सिटीजन है। बीजेपी के नेता जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है, कहीं सही में तो वो एक ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि ताइवान और कंबोडिया के बीच में जो चल रही है जंग, वो किस तरह शुरू हो जाती है, किस तरीके से वो एक प्रॉक्सी वॉर है कि यूएसए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना जो है वो कंबोडिया को सपोर्ट कर रहा है। और खबरों का सिलसिला लेके चलेंगे चाइना में, जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना विजिट करते हैं और वहां पर जाके उनको जो फटकार पड़ती है चाइना से, उसके ऊपर भी विस्तार में बात करेंगे। लेकिन अगर हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो राहुल गांधी से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजर के अंदर एक आर्टिकल छपता है। आर्टिकल ये चीज कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय सरकार को राहुल गांधी के पासपोर्ट और सिटीजनशिप की डिटेल्स दे दी। क्वेश्चन मार्क के साथ ये आर्टिकल छपता है कि क्या सही में दी है, नहीं दी है, क्या वो ब्रिटिश सिटीजन है या नहीं है। ये एक सवाल खड़ा कर देता है। इससे पहले बीजेपी के एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने राहुल गांधी की सिटीजनशिप, इनफैक्ट उनकी माताश्री की सिटीजनशिप को लेकर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। और उस टाइम पर यह चीज इस तरीके से भी देखी जा रही थी कि वो एक बीजेपी के नेता है और राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही में कहीं आरोप ही है, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप वाला गेम चल रहा था कि आप हैं, आप नहीं है, आप हैं, आप नहीं है, आप है, आप नहीं है। और इससे पहले भी कोर्ट ने मना कर दिया था, बोल दिया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश सिटीजन नहीं हो सकते, वो एक इंडियन सिटीजन है, वगैरह वगैरह चीजें निकली थी। लेकिन अब बीजेपी के एक और नेता ने पीआईएल दाखिल, उसको पहले कोर्ट ने मना कर दिया कि आप इस पीआईएल का कोई मतलब नहीं निकलता, बस पीआईएल को साइड कर दीजिए, उसको जो है खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद वो जो विघ्नेश जो नेता है बीजेपी के, वो जो है प्रूफ लेकर जाते हैं, आरटीआई के प्रूफ लेकर जाते हैं और कोर्ट जो है रद्द पीआईएल को वापस से ओपन कर देता है। और उसके बाद ये जो ब्रिटिश सरकार है ये सारी चीजें जो है डिटेल शेयर करती है इंडियन गवर्नमेंट। अब ये देखिए, ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये एक ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पर है कि ये जो प्रूफ्स हैं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अभी तक पुख्ता कुछ साबित नहीं हुआ कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है या नहीं है, क्या वो हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, देखिए, राहुल गांधी एमपी है और काफ़ी टाइम से एमपी है। इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे आपकी उम्र जो है 25 साल की होनी चाहिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 30 साल की होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब से पहले भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये राहुल गांधी जो आरोप लगाए जाने कि राहुल गांधी है वो ब्रिटिश सिटीजन है, ये थोड़ा सा इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है कि अगर जब एफिडेविट सबमिट करने के लिए राहुल गांधी जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो उस दौरान क्या इलेक्शन कमीशन उनकी सिटीजनशिप चेक नहीं करता है? क्या वो एक ब्रिटिश सिटीजन होने के बावजूद भी इतने सालों तक इस देश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन रेज कर देता है कि क्या राहुल गांधी अगर ब्रिटिश सिटीजन है तो फिर क्वेश्चन राहुल गांधी पे रेज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन पे रेज हो रहा है कि क्या आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है तो वो एमपी कैसे लगातार बन रहे हैं, इतने सालों तक कैसे एमपी बन रहे हैं, और अगर राहुल गांधी एमपी बन रहे हैं तो उन्होंने कभी इस चीज़ को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंसली सोचने वाली चीज़ है। आगे देखना है कि इसके ऊपर क्या सारी चीज़ें निकलती हैं। अगर राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड 2 खबरें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली तो ये कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वार्न किया है कि वो आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर यू, वी आर कमिंग आफ्टर यू। ये बयान जो है दे रहे हैं, मतलब रोड पे खड़े हुए अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाने की कोशिश करता है अंग्रेजी के अंदर तो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धमका रहे हैं कि कल को अगर उनकी कोई सरकार बन जाती है तो क्या सही में वो इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं, अभी जो ऑफिशियल्स हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए या फिर इलेक्शन कमिश्नर बाकी दोनों हो गए, उनके ऊपर कुछ गलत काम करना शुरू कर देंगे, उनको किस चीज़ में फंसाना शुरू कर देंगे। तो ये बयान किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या वो धमकी दे रहे हैं, क्या वो चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि एक जनता के प्रतिनिधि को ये सब चीज़ें, इस तरीके के शब्दों का बोलना, उच्चारण करना, ये सूट नहीं करता है। इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये है कि वो जो है बेल लेकर आ रहे हैं एक मामले में जहां पर वो सावरकर को डिफेम कर रहे थे, क्योंकि उसी से तो उनकी दुकान चल रही है कि 3-4 लोगों को उंगलियों पे गिना लो, उनके बारे में गलत बोल दो, स्पीच के अंदर बता दो, जनता खुश हो जाएगी। और रिपीटेटिव चीज़ पर यही चलता रहता है। तो सावरकर के प्रति राहुल गांधी जो अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर उन पर केस हो गया था, जिसपे डिफेमेशन का केस था, जिसपे वो बेल लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो थाईलैंड और कंबोडिया से आती है, जहां पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। जंग का मूल कारण जो है वो ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है, उस शिव मंदिर को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। भले ही दोनों देशों की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, दोनों देश जो है बुद्धिस्ट कल्चर से आते हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन वो एक हिंदुइज्म से रिलेटेड मंदिर यानी शिव मंदिर के ऊपर एक दूसरे का क्लेम करते हैं।
बोलते हैं कि ये मंदिर हमारा है, ये भूमि हमारी है, कंबोडिया बोलता है हमारा है। और वो जो मंदिर है वो बहुत पुराना है, उसकी धरोहर बहुत पुरानी है, और यही इतिहास की धरोहर को दोनों देश अपने अपने देशों के अंदर शामिल करना चाहते हैं। इसको लेकर पहले भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो अब इंतजार इस चीज़ का है कि कब दोनों देश इसको ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि थाईलैंड को यूएसए बैक कर रहा है और कंबोडिया को चाइना। इसीलिए थाईलैंड यूएसए से परमिशन लेके जो उनके F-16 विमान है उनको इस्तेमाल करता है और कंबोडिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, एरियल अटैक करना शुरू कर देता है, मिसाइल से अटैक करना शुरू कर देता है। कंबोडिया भी इसके डिफेंस में जो है अटैक करता है। अब मैं इसको एक प्रॉक्सी वॉर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंदिर तो एक बहाना है, असल में सही में कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी वॉर ही दिख रही है, क्योंकि यूएसए की जो बैकिंग थाईलैंड को रहती है और कंबोडिया के चाइना की जो बैकिंग कंबोडिया के लिए रहती है, वो इस चीज़ को दर्शा देता है कि दोनों देश आपस में नहीं लड़ रहे हैं। यूएसए और चाइना आपस में नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए जीत जाएगा। यूएसए की नेवी एयरफोर्स से बड़ा कुछ नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो चाइना को पता है, तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर चली जा रही है। और चाइना यूएसए भी एकदम से इतना ज़्यादा क्यों इस थाईलैंड कंबोडिया वाले मैटर में एक्टिवेट हो जाता है, एकदम से क्यों अटैक होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से मंदिर का मामला वापस से इतना ज़्यादा उबाल कैसे पा लेता है, वो यही है क्योंकि ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना ने अपना एक मिलिट्री नेवल बेस जो है वो कंबोडिया में बना लिया है। अब यूएसए इसको लेकर टेंशन में है कि जहां पर वो चाहते हैं कि उनका बे ऑफ बंगाल के पास में एक मिलिट्री बेस हो, वैसे इंडो पैसिफिक के अंदर यूएसए के पास मिलिट्री बेसेस हैं, लेकिन उस अरीना में जहां पर वो साउथ चाइना सी से और पास चले जाए वहां पर भी यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट वहां पर जो यूएसए का मिलिट्री बेस हो जाए जो बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके, वहां पर यूएसए चाहता है कि और प्रॉपर तरीके से यूएसए और यूएसए की इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाए। लेकिन चाइना का ये कहना है कि वो जो ताइवान और वियतनाम के बीच में देश है कंबोडिया, वहां पर खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा और वियतनाम और ताइवान जहां पे यूएसए का इन्फ्लुएंस ज्यादा है उसको काउंटर करेगा और इंडो पैसिफिक के अंदर अपना जो दबदबा है उसको दिखाने की कोशिश करेगा, उसको बताने की कोशिश करेगा कि चाइना स्टिल अलाइव। और यही चीज़ जो है कंबोडिया और ताइवान के बीच में देखी जा सकती है। कंबोडिया से रिलेटेड एक और चीज़ बहुत बढ़िया बता देता हूँ कि कंबोडिया ये वॉर बहुत जल्द, अगर वॉर होती भी तो हार जाएगा, क्योंकि एज कंपेयर टू थाईलैंड इन एवरी एस्पेक्ट, इकोनॉमी हो गई, जीडीपी हो गई या फिर कुछ और, कंबोडिया बहुत छोटा देश है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कंबोडिया की आर्मी जो है उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, तो अब उनको आदत ही होगी कि हारना है, पिटना है, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो पाकिस्तान की आर्मी से ली है। इसी के साथ साथ अगर आज की हम तीसरी और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये है कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो चाइना जाते हैं। चाइना में जाके चाइनीज़ ऑफिशियल से मिलते हैं, चाइना के विदेश मंत्री से मिलते हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है नहीं हुई है उसकी कोई तस्वीरें तो अब तक सामने नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिलते हैं। वहाँ पे जाके बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात होती है, लेकिन चाइना ने दो चीज़ों को लेकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से लताड़ा है और बता दिया है कि जो पैसा हम आपको दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि आप उसे जेब में रख लें। वो चाइना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी पैसे का, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाइना ने जो पाकिस्तान को पैसा दिया है वो काउंटेड ही नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि $35 बिलियन तक दे दिए, 35 अरब करोड़ रुपए दे दिए, किसी कोई क्या कहता है 35 अरब दे दिए, ये दे दिए। तो ये जो है एक बहुत ही अनऑफिशियल फिगर है, जहां पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से जो पैसा लिया है वो कितना ज़्यादा यूटिलाइज किया गया है पाकिस्तानी आवाम के लिए, क्योंकि वो दिखता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम क्या कर रही है और कहाँ पे भुखमरी उसमें उनके देश में कितनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है। और चाइना इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान को बोल रहा है दो चीज़ें। पहला तो आसिम मुनीर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने गए थे, जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आसिम मुनीर यूएसए पहुंच गए थे, उसके बाद जो है चाइना पहुंच गए, तो चाइना ने रोटियां तो तोड़ने दी, लेकिन रोटियां तोड़ते तोड़ते आसिम मुनीर को यह भी बता दिया कि जिस तरीके से आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चले गए थे ना, वो गलत है। आपको असली अगर किसी से मिलना है, आपको किसी की झोली के अंदर बैठना है, अगर आपको कहीं पर आके तशरीफ टिकानी है तो वो चाइना ही होना चाहिए, कहीं आप और कहीं जाकर नहीं बैठ सकते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। और ये तो मैं बहुत ही शब्दों की मर्यादा रखते हुए आपके सामने बयां कर रहा हूँ। जो बंद कमरे में हुआ होगा ना वो अनएक्सप्लेनेटरी है, वो यहाँ पर बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझदार है कि समझ गए होंगे कि चाइना ने किस तरीके से आसिम मुनीर को ट्रीट किया होगा। इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये है कि दूसरी जो चीज़ है जिसपे चाइना ने आसिम मुनीर को लताड़ा है वो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको बलोच वाले आए दिन तोड़ते रहते हैं, चाइनीज़ नेशनल्स को मारते रहते हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स को मारते रहते हैं। और मारने का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ मार के भाग गए, जान से ही मार देते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। कोई प्लांट लगाया उसको उड़ा के चले गए, उस पर मिसाइल दाग दी, उसमें ये कर दिया वो कर दिया, आरपीजी लॉन्च कर दी। ये काम बलोच वाले कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी उनको सिक्योरिटी देने के नाम पे कुछ नहीं कर पाती है। और जब वो कुछ नहीं कर पाती है तो इसीलिए चाइना उनको कहता है, आसिम मुनीर को बोलता है कि भाई तू कर क्या रहा है। वही अशनी ग्रोवर वाली चीज़ आ जाती है कि भाई तू कर क्या रहा है, क्योंकि चाइना हद नाका
चाइना आपको पैसा दे रहा है, चाइना आपको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर मदद कर रहा है, चाइना आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन दे रहा है, लेकिन आप बदले में चाइना को क्या दे रहे हैं? क्या चाइना शायद ये चीज़ भूल गया है कि पाकिस्तानी जो पंजाबी पाकिस्तानी है उनका काम ही यही है कि वो बस सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर सके, किसी भी मीन्स में कर सकें, बस एक्सप्लॉइट कर सके, यही उनका मूल कारण होता है। बाकी आप लोगों की इन तमाम 3 खबरों के ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।